हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग बेटा अंकिता, हेलो विशाल नागर, धर्मेंद्र जी, हेलो नागेंद्र, अलका, सृष्टि, विशाल, मरियम, अंजलि, शिद्दत, ब्यूटी रॉय, पूजा जी, हेलो प्रियंका, फरहीन, रोहन, ट्रूलव, दीक्षा, अंशिका, गुड इवनिंग, कैसे हो? हेलो जी, हेलो। प्रश्न नहीं आया, अभी से कहाँ प्रश्न आएगा बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो? सबको आवाज आ रही है मेरी? कैसे हैं आप सब? हेलो बेटा, तेरा एक बोल रहा है सब मेरा नाम नहीं लेते। बेटा तेरा नाम ही अजीब सा है, ठीक है? स्टूडेंट यूजर नेम आ रहा है तेरा। हाँ जी, हेलो नवीन, प्रियंका, आयुषी, रुचि, रितेश, भारती, रेशम, राहुल, राम, वेशु, विशु, प्रियंक, कुलदीप, अभिषेक, प्रतीक्षा, सूरज, गुड इवनिंग, नेहा जी, कुमकुम, बुशरा जी, हेलो आकाश, कियारा, हेलो। मैं एकदम बढ़िया हूं, आप बताओ आप कैसे हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो सिद्धार्थ, कैसे हैं आप सब? सब एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे से, ओके। हाँ जी बेटा, सन्नी कल मिल जाएगी, ठीक है? हाँ, ओके। तो आई होप आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बढ़िया से अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। ओके, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कुछ क्वेश्चन नहीं लग रहे तो बेटा मैं आपको कल बता दूं कि कल हम मिल रहे हैं 4 बजे, जिसमें हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, ठीक है? कल हम क्या करेंगे, कल 4 बजे, ठीक है? एक्स्ट्रा क्लास है बेटा अपनी कल, ठीक है? ताकि हम कल इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। आज ये खत्म हो जाएगा, कल क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है? एक्स्ट्रा क्लास में कल 4 बजे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो 4 बजे कल 4 बजे से ये क्लास होएगी, जिसमें अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आज ही कंप्लीट हो जाएगा, कल क्वेश्चन से क्वेश्चंस लगाएंगे, जिसमें सबसे पहले मैं आपके होमवर्क के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है? फिर प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं उनको डिस्कस करूंगा, जो मैं करवाने वाला हूं, पीवाईक्यू ये हम देखने वाले हैं। ओके, क्लियर है बेटा ना? सिर्फ केमिस्ट्री क्लास होगी बेटा ये, ठीक है? ताकि आपके जो होमवर्क के डाउट्स होंगे ना, मोस्टली तो वो फटाफट से मैं बता दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे ना, पीवाईक्यूज होंगे, जो अपन यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है सरोज? ओके, तो चलें स्टार्ट करें। हाँ जी, तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं उन पर बात कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हम परासरण दाब पर चर्चा करेंगे, व्युत्क्रम परासरण क्या होता है, ओके। फिर असामान्य गुणधर्म, वांट ऑफ गुणांक क्या होता है, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले एक दफा रिवीजन कर लेते हैं, फिर मैं आपसे बात करूंगा, फिर आगे की चीजों को चर्चा में लेकर आऊंगा। हाँ जी, रिवीजन। तो यार पिछले लेक्चर के दौरान हमने क्या देखा था? सबसे पहले देखा था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो क्या था वो? पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट किसके बराबर होता था? एक्स विलेय के बराबर होता था, एक्स विलेय के बराबर होता था। और विलयन बहुत ज्यादा तनु हो तो यहां पर इसका मान किसके बराबर? विलेय के मोल अपोन में बटे में विलायक के मोल, इसके बराबर आता था तनु विलयनों के लिए। ये पहला। फिर दूसरा, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र था बेटा डेल्टा टीबी बराबर क्या था? केबी गुणा एम। एम क्या था? मोललता। ये दूसरा था। फिर तीसरा हमारे पास सूत्र आया था डेल्टा टीएफ। टीएफ बराबर ये हिमांक में अवनमन, हिमांक में कमी। इसका सिंपल सूत्र था केबी गुणा केएफ गुणा एम। तो यहां पर यह 3 सिंपल से फॉर्मूले थे जो हमने पिछले लेक्चर्स के दौरान देखे या उनको अच्छे से क्लियर किया। ओके, तो इस संडे को आपका टेस्ट है, अच्छे से आप अच्छा सुनो। इस संडे को आपका टेस्ट है, तो बढ़िया से बेटा पढ़ाई करना। जो उसमें बढ़िया से मचाएगा उनको बहुत अच्छे से यार आप अभी से स्टार्टिंग में बढ़िया से पढ़ना सारी चीजें। कल फिजिक्स की क्लास है, एसपी सर ने बोला है, ओके।
कल 4 बजे से क्लास है, अगर फिजिक्स वाले सर की क्लास है ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगा, ठीक है, जितना पहले वो छोड़ देंगे तो बढ़िया बात है, ठीक, ओके। लास्ट बार टेस्ट क्या बता दीजिए। अरे टेस्ट में सिलेबस क्या आएगा कि जहां तक अपन ने वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन तक पढ़ा था, मैंने इसलिए वहां तक रखा ताकि आपको ये ना बोलो कि सर आपने तो कल ही पढ़ाया था और टेस्ट में दे दिया, ठीक है, हम रिवाइज नहीं कर पाए। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से पहले पहले जितना भी हमने पढ़ लिया है, मोल कॉन्सेप्ट और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन तक आपके एग्जाम में आएगा, आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो यह बातें हमने कवर कर ली है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की चीजों को चर्चा में लेकर आते हैं, ठीक, ओके। तो यार यहां पर यह क्वेश्चन मैंने आपको कल एज अ होमवर्क दिया था, क्या आपने किया बेटा? यह क्वेश्चन मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था, क्या आपने किया? यह क्वेश्चन मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था, क्या बेटा आपने किया? ये हाँ जी, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा था, इस क्वेश्चन को अपन ने सोल्व करेंगे। बेटा ए स्टार की भी क्लासेस चलेगी, टेंशन मत लो, विनीत नेगी उसमें भी टेंशन मत लो, ठीक है, हाँ या ना? किया था आपने, ओके, और बना भी होगा। कितना आंसर आया? हाँ जी, पढ़ते हैं बेटा, पढ़ते हैं। क्यों हट गए? कहाँ हटा दिए बेटा? मॉड्यूल तो आपके अपलोड कर दिया ना उसमें, ठीक है, ओके। सर बच्चे वाले 2 फॉर्मूले याद नहीं रखना है क्या? कौन से वाले? वो केएफ और केबी के? केएफ और केबी के भी याद रख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये वाले फॉर्मूले ध्यान रखने, केएफ केबी के ध्यान रखने। अब जैसे कि देखो ध्यान से इस क्वेश्चन पर आते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 को 600 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलयन के हिमांक में अवनमन, मतलब आपको हिमांक में कितनी कमी हुई वो बताना है और फाइनल विलयन का हिमांक कितना होगा वो बताना है, ओके। क्या लिया है? जल में घोला गया है, तो जल विलायक है, तो अवनमन किसके अंदर होगा? जल के फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाएगी, ठीक है, ओके। तो जरा देखो ध्यान से, चूंकि हम जानते हैं डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है? केएफ गुणा एम, ओके, हाँ जी। आपको केएफ का मान इसमें दिया हुआ नहीं था, लेकिन वो दिया जाता है, हर बार दिया जाता है, ठीक है, ओके। जल के लिए कितना होता है केएफ का मान? 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो अब आपको यहां पर डेल्टा टीएफ, हाँ जी, केएफ का मान कितना दे रखा है? 1.86 दे रखा है। मोललता कैसे याद करते हैं? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, ठीक है, हाँ जी। विलेय के मोल ज्ञात करने, एथिलीन ग्लाइकोल दे रखा है बेटा, ग्राम में भार 45। अणु भार देखो, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का हो गया 24, हाइड्रोजन 6, कितना हो गया? 30, और ऑक्सीजन कितने? 2, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, तो काउंट करो कितना हो जाएगा? 30, ये 62 हो जाएगा, सही बोल रहा हूं मैं? 62, ये 62 हो गया। मोल आ गया बेटा, मोल आ गया। विलेय के मोल बटे विलायक का भार, किसमें? ग्राम में। ग्राम में क्या दे रखा है? 600। ग्राम में दे रखा हो तो फिर 1000 से गुणा करना पड़ता है ना, ठीक है। तो यहां पर इस सूत्र में मान रखेंगे और हमें हिमांक में कमी मिल जाएगी। 2.25 आ गया, वेरी गुड। तो जरा देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो छम, ठीक है, ओके। तो डेल्टा टीएफ बराबर 10 बच गया वहां पर, यहां पर ये बच गया। अच्छा एक बार मैं सही लिख देता हूं, 1.86 10 से गुणा करके लिख दूं तो ये 18.6 हो जाएगा। फिर ऊपर 45 बच गया, नीचे क्या बच गया? 6 और 62 बच गया। बस इतना सा बचा, बाकी सब कट गया। अच्छा 2.25, अच्छा आपने कर भी लिया, ठीक है, बच्चों ने कर भी लिया और बताया 2.25 केल्विन। अच्छा अंतर के लिए आप चाहे मात्रक केल्विन लगाओ या डिग्री सेल्सियस लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आ गया मेरे? ये हिमांक में अवनमन, अतः हिमांक में अवनमन आ गया। अवनमन कितना आ गया? 2.25 केल्विन का। हाँ जी, ये तो हिमांक में अवनमन आ गया, पहला पड़ाव हो गया। अब फाइनल विलयन का हिमांक कितना रहा, मतलब इतनी कमी हो गई। तो जरा देखो ध्यान से यहां पर हाँ, तो ये हिमांक में अवनमन, चूंकि हमें ये पता है डेल्टा टीएफ का मान कितना है
2.25 केल्विन। डेल्टा टीएफ क्या होता है? डेल्टा टीएफ क्या होता है? टीएफ नोट माइनस टीएफ बराबर 2.25। कहीं ना कहीं पहले की तुलना में हिमांक में कमी इतनी आई। तो जरा देखो ध्यान से, अरे ये कमी है, कमी, ठीक है, ये इतनी कमी हो गई। अब जरा देखो ध्यान से, हमें पता है ना शुद्ध अवस्था में कितना होता है। किसके लिए बात कर रहे हैं? जल के लिए। जल के लिए जल का हिमांक, जल का हिमांक कितना होता है? टीएफ नोट कितना होता है? 273.15 केल्विन। हाँ या ना? अरे पुनीत सुपरस्टार बस कर भाई अनुराग, ठीक है। हाँ जी, तो यहां पर टीएफ नोट शुद्ध अवस्था में कितना होता है? 273.15। अरे 0 डिग्री सेल्सियस ना, 0 डिग्री सेल्सियस अपन को केल्विन में रखना है, ठीक है, वो मान केल्विन में रखें, ठीक है, 273.15। हाँ जी, ताकि हमें ये टीएफ पता चल जाए। ये 202.25। अब इसमें टीएफ का मान ज्ञात करना है तो कम कर दो इसमें से, 273.15 माइनस 2.25। तो घटाने पे लगभग ये कितना आ रहा है? 270 समथिंग, 270 के आसपास वैल्यू आ रही है, ठीक है। घटा के देख लो, आंसर आ जाएगा 273.15 और ये 2.25, ठीक है। 0 1 उठा लिया 9, ठीक है। यहाँ पे रह गए कितने? 71। हाँ जी, 269 आ रहा है, 279 आ रहा है क्या? अच्छा, हाँ जी, 0 270 हाँ 270.9 केल्विन, ये आएगा भैया, ठीक है। मतलब पहले से घट गया। ऑर्गेनिक भी करेंगे अनुराग, करेंगे, सब्र रख, ठीक है। पहले फिजिकल के चैप्टर निपटाएंगे, पहले फिजिकल के अपन 4 चैप्टर कर लेंगे, फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक करेंगे, टेंशन मत ले, ठीक है। ओके, ये हो गया। अरे हो गया। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया था? एक विद्युत अनपघट्य के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। अच्छा, पहली बात तो आप ये समझो विद्युत अपघट्य क्या होता है। विद्युत अपघट्य, बढ़िया हुआ यहां पर आ गया, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य वो होता है बेटा जो जल में डालने पर टूट जाता है, आयनों में टूट जाए, वो तो विद्युत अपघट्य कहलाता है। और विद्युत अनपघट्य जो जल में डालने के बाद टूटे ही ना, जैसे कि ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, शक्कर, ये जल में डालने के बाद टूटते नहीं है, ठीक है। मतलब ये और इनका जल अपघटन नहीं होता है, ठीक है, ये सिंपल जस्ट घुलते हैं। हाँ जी, जैसे कि देखो ध्यान से, इसका भी आंसर 256 नहीं हुआ, ठीक है। विद्युत अनपघट्य जैसे कि 1 ग्राम बेंजीन में घोला, हिमांक में कमी इतनी दे रखी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई ये तो यार। विद्युत अनपघट्य का भार दे रखा है, बेंजीन जिसमें घोला गया है विलायक का भार दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले देख लो भैया, दिया है, हाँ जी, ठीक है। विद्युत, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो कर लोगे। अनपघट्य का भार, इतना ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, का भार, स्मॉल w का मान दे रखा है कितना? 1 ग्राम। हाँ जी, बेंजीन जो कि विलायक है, बेंजीन में घोला गया है ना, तो विलायक का भार दे रखा है, विलायक का भार कितना दे रखा है? 50 ग्राम दे रखा है। ये 1 ग्राम दे रखा है, ये 50 ग्राम दे रखा है। 256, वेरी गुड, निकाल भी लिया बच्चों ने, बहुत बढ़िया। हिमांक में कमी, कमी का मतलब अवनमन, और हिमांक में कमी को हम डेल्टा टीएफ से दर्शाते हैं। कितना दे रखा है? 0.40 केल्विन। ओके, केएफ का मान दे रखा है 5.12 केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो आपको क्या निकालना है? विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। सूत्र जानते हैं हम, डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है? केएफ गुणा एम होता है। हाँ जी, तो डेल्टा टीएफ का मान दे रखा है 0.40, केएफ का मान 5.12, एम
मोललता ज्ञात करना है तो विलेय का ग्राम में भार बटे अणुभार, विलेय का ग्राम में भार 1, अणुभार पता नहीं है, मोलिकुलर वेट ये हमें फाइंड आउट करना है। हाँ जी, और जल कितना है 50 इंटू में 1000 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये कितने बार कट गया 20 बार, ठीक है, इससे कट जाएगा 20 बार। ओके, तो यहां पर अगर मुझे मोलिकुलर वेट फाइंड आउट करना है बेटा तो मैं क्या करूंगा 5.12 गुणा 20 बटे में 0.4 इसको रख सकता हूं, बोलो। वापस वहां 2 आएंगे, कहां 2 आएगा भाई, अरे 50 से देख एक साथ काट दिया मैंने, ठीक है, यहाँ 1000 है ना, यहाँ 50 है, 50 से ये कट जाएगा बेटा 20 बार, तो 5.12 गुणा 20 बच गया, ये मोलिकुलर वेट इधर ले गया, ये 0.4 को इधर लगा दिया, ठीक है, इसको सोल्व करेगा आंसर आ जाएगा। देखो 0.4 लिखो या 0.40 लिखो, बात एक ही, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है, और इसको सोल्व करने पर बच्चे बता रहे हैं कि 256 ग्राम आएगा सर, 256 ग्राम आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हो गया अमृता जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब अगला ये क्वेश्चन करो, ये कौन सा क्वेश्चन है? हाँ जी, ये क्वेश्चन करो, हाँ जी, हाँ ये क्वेश्चन करो। एक अरे मॉड्यूल बेटा मैंने कल ही डलवाया यार, हिमांशु जहरवा बेटा, मैंने कल परसों ही एक मॉड्यूल डलवाया जिसमें क्लास 12 से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब या तो वो फाइल थोड़ी सी बड़ी होगी जो अपलोड नहीं हो पा रही होगी, अदरवाइज मैंने खुद ने डलवा दिया है। हाँ जी, अब अनुराग PYQ बेटा देख, इस चैप्टर से क्वेश्चन ही आसान आते हैं। हाँ जी, नीट में आपको रिसर्च नहीं करनी है, आप यहाँ पर कोई PhD करने नहीं आए हो, आप यहाँ पर ये करने आए हो कि यार एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हमें करने, बस हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन को देखो, एक जलीय विलयन का हिमांक क्या होगा जिसमें 17 ग्राम एथिल एल्कोहल 1000 ग्राम पानी में विलेय है। केएफ का मान दे रखा है तो सिंपल सा चमका दे इस क्वेश्चन को, तो डेल्टा TF वाले सूत्र से हो जाएगा KF गुणा M। हाँ जी, जिसमें 17 ग्राम ये दे रखा है, आपको क्या ज्ञात करना है, विलयन का हिमांक ज्ञात करना है फाइनली, ठीक है, जलीय विलयन का। तो पहले डेल्टा TF ज्ञात कर ले, KF का मान कितना दे रखा है 1.86, मोललता विलेय के मोल बटे विलायक का भार, विलेय के मोल 17 ग्राम, अणुभार एथिल एल्कोहल का अणुभार कितना होता है C2H5OH का अणुभार, इसका अणुभार हो जाएगा बेटा कितना 46 ग्राम, ठीक है। हाँ वेरी गुड बेटा अनुराग, बिल्कुल। हाँ जी, ये 17 बटे यहां पर आ जाएगा 46, ये विलेय का ग्राम में भार बटे अणुभार। हाँ जी, बटे में आ गया ग्राम में भार, कितना दे रखा है 1000, तो 1000 से 1000 छम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये 1000 इंटू में ऊपर आ जाएगा 1000, तो 3 0 से 3 0 छम, तो डेल्टा TF का मान आ जाएगा यहां से, ठीक है। हाँ जी, तो यार ये डेल्टा TF इसको सोल्व करोगे 1.86 गुणा 17 बटे 46 ये आ जाएगा, इसको सोल्व करना है बस तुमको, इस वैल्यू को सोल्व करना है, इतने में काम हो जाएगा। इसको सोल्व करके मुझे तुरंत बताओ कितना आंसर आया, ठीक है। 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 3 51 होता ना, तो 2 समथिंग कुछ कटेगा, और नीचे का मान 2 से बड़ा, ऊपर ये 1/2, थोड़ा लगभग अप्रोक्सीमेशन में अगर मैं यहाँ पे दशमलव हटा दूं, 2 0 नीचे लगा दूं, ठीक है, 2 से काट दूं मैं इसको, ये 23 बार कट जाएगा भाई, 2 से काट दूं इसको तो ये कितना हो जाएगा 180 90 93, ठीक है। थोड़ा सा पेन वेन चलाना पड़ेगा, ये 93 है, ये यहाँ पे 17 है, ये 23 है, और ये 100 है। इसको सोल्व कर लो और बताओ कितना आया।
इसकी वैल्यू बताओ भैया, कितनी वैल्यू आई? 0.68, 0.68 आ गई भैया, 0.68। अब डेल्टा अंतर है टेम्परेचर का, तो केल्विन में लिखो या डिग्री सेल्सियस में लिखो, बात कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया। अब हमें क्या पूछा है? पानी विलयन का हिमांक बताना है हमें, विलयन का हिमांक बताना है। तो यार शुद्ध अवस्था का हिमांक कितना होता है? 273.15, उसमें से इतना कम कर देंगे, ठीक है यार। फिर कहां मैच हुआ है ये? ठीक है, मतलब 0 डिग्री से, अच्छा इसको सेल्सियस में भी लिख सकते हो ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 23 ये गुणा 100। इसको सोल्व किया, बच्चे बता रहे हैं 0.68 केल्विन बोलो या फिर 0.68 डिग्री सेल्सियस बोलो, एक ही बात है। 0.68 डिग्री सेल्सियस बोलो, एक ही बात है। ये क्या हो गई? कमी हो गई। 68 बोलो, अच्छा कमी, अतः हिमांक, जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। इतना कम हो गया तो माइनस में आ गया ना, 0.68 डिग्री सेल्सियस या माइनस 0.69 डिग्री सेल्सियस, जो वैल्यू नजदीक है। ऑप्शन नंबर 1। हाँ जी, हाँ अगर बेटा जैसे ही कहा गया शालू, बेटा शालू अगर ऑप्शन में केल्विन में दे रखा होता तो केल्विन में लिखता, ऑप्शन में अगर केल्विन में दे रखा होता तो फिर मैं केल्विन में देखता। जैसे ही मैंने क्या देखा, अरे यार डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो फिर मैंने 273.15 में से न घटा करके 0 में से घटा दिया। तो 0 में से अगर 0.68 घटाओगे तो कितना आएगा? माइनस का 0.68 बोलो या 0.69 बोलो, एक बात ये खत्म। अगला प्रश्न, हाँ जी, 1.25 विद्युत अनपगट्टे को 20 ग्राम पानी के विलयन में लिया गया है और ये 271.94 पर जमता है। केफ का मान इतना है, तो विलय का अणुभार बताना है। हाँ जी, केल्विन को सेल्सियस में बदलना होगा। सन्नी बेटा पिछली क्लास देखी हो तो मैं तुझे बता दूं, जब भी अगर हम ताप का अंतर निकालते हैं, चाहे तो केल्विन में निकाल या डिग्री सेल्सियस में निकाल, सेम ही आता है। ठीक है, तो यह वाला क्वेश्चन अब आप सोल्व करो। देखो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है बेटा? दिया है विलय का भार। विलय का भार कितना दे रखा है मेरे को? 1.25 ग्राम। पानी जो कि विलायक है, विलायक का भार, ठीक है, कैपिटल W। ये कितना दे रखा है तुम्हें? 20 ग्राम। ओके, इतने पर जमता है। सोचो 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 सोचो, इतने पर जमता है। अगर ये सिर्फ पानी होता तो 273.15 पे जम जाता। ये जलीय विलयन का हिमांक दे रखा है, जलीय विलयन का हिमांक, मतलब मिलाने के बाद बोले तो TF दे रखा है। कितना? 271.94 केल्विन दे रखा है बेटा। ठीक है, केफ का मान दे रखा है। तो अच्छा जरा देखो ध्यान से, क्या इसकी हेल्प से मैं डेल्टा निकाल सकता हूं? क्या इसकी हेल्प से मैं डेल्टा निकाल सकता हूं? ओके, हाँ जी, अतः हिमांक में अवनमन शुद्ध अवस्था में कितना होता है? हिमांक में अवनमन क्या हो जाएगा? TF नोट माइनस TF। TF नोट शुद्ध अवस्था में कितना होता है? 273.15। केल्विन में लिखे तो इतना, जगदीश केल्विन में लिखे तो इतना, हाँ या ना? और अगर डिग्री सेल्सियस में लिखता तो मैं 0 डिग्री लिखता। ओके, 273.15 माइनस 271.94, घटा के बताओ कितना है ये?
हाँ जी, घटा के बताओ कितना आया, घटा के बताओ कितना आया। अरे 273.15 माइनस 271.94, ठीक है। ये बच गया 1, 11 में से 9 गए तो कितना बच गया 2, ठीक है। यहाँ 2 रह गए 1 और ये हो गया 0, ये 0, तो 1.21 केल्विन आ गया। क्या मुझे हिमांक में अवनमन पता चल गया? 1.21 आ गया, ठीक है। डेल्टा टीएफ की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना है? अणुभार निकालना है, तो निकाल लें, ठीक है, ओके। हाँ जी, तो यार चूंकि हम जानते हैं डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है, केएफ गुणा एम। हाँ जी, डेल्टा टीएफ का मान कितना आ गया 1.21, पेन दूसरा लेता हूं, 1.21 आ गया, ठीक है, ओके। केएफ का मान कितना बेटा? केएफ का मान दे रखा है आपको 1.86, एम का मान, विलेय का भार दे रखा है इतना 1.25, अणुभार ज्ञात करना है, ठीक है। हाँ जी, विलायक का भार 20 ग्राम दे रखा है, ग्राम में दे रखा है इसलिए 1000 से गुणा कर दिया, ठीक है। 20 पंजे 100 होता है, लेकिन वो 1000 है तो 50 बार कट जाएगा, ठीक है। एम का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब एम के बारे में देखते हैं। एम को इधर ले आता हूं, इसको बटे में ले जाता हूं, ठीक है। ऊपर क्या बचा 1.86, 1.25 और 50, बटे में कितना बच गया? सिर्फ 1.21। दशमलव के बाद, अच्छा 21, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव से दशमलव छम छम हो जाएगा, ठीक है, ओके। 8 और ये 1.8 चाहिए, 125 हो गया, ये 50 हो गया, बटे में 121 हो गया। इसको सोल्व करना है। हाँ जी, 96.07, 96 के लगभग आ रहा है क्या? देखो ये 207, 209, 179, 96। हाँ जी, इसको सोल्व करना पड़ेगा यार। अब ऐसा कुछ बन रहा है क्या? कटपिट हो सकता है क्या? कटपिट सकता है क्या? अगर मैं इसको 120 लिख दूं तो 5 के पहाड़े से कट जाएगा, क्योंकि लगभग में आंसर आ जाएगा तो काम बन जाएगा। अगर मैं 100, देखो अब देखो, अगर मुझे कैलकुलेशन आसान बनानी, कैलकुलेशन स्मूथ बनानी, तो मैं ऐसी संख्या के, देखो 120 बोलो या 121 बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे हमारी कैलकुलेशन आसान आ जाएगी, उससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे आप 120 ले सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं रफली ले लेता हूँ 1.86, ठीक है। ये ऊपर 125 है, ये गुणा 50 है, यहाँ पे मैंने कितना ले लिया 120 ले लिया, थोड़ा कटाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये 25 बार कट जाएगा, 25 पंजे 125, ठीक है। और ये कट जाएगा 24 बार, ठीक है। अब थोड़ा आसान हो जाएगा काट पीटना। ये कट गया फिर 25 बार 2 से, ये कट गया 12 बार 2 से, तो ये 1.86, 25 25 625 बटे में 12 है ना। 12 के पहाड़े में कहीं आता है क्या? ये 76 आ रहा है ना, 12 एकम 12, ठीक है। ये अगर मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, बस दिमाग में सोल्व कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन बैठ जाए, ठीक है। हाँ जी, 12 एकम 12, ठीक है। हासिल बचे 6, 12 पंजे 60, ठीक है। तो ये 5.66 ऐसे आ जाएगा, 15.55 आ जाएगा, ठीक है। 15.5 को आप 625 से गुणा कर लेना, अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, 96 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या? हाँ भाई, जनता ये बोल रही है, बहुमत आ रहा है कि 96 ग्राम के लगभग आ रहा है, 96 ग्राम के लगभग आ रहा है। बस हमें गोला भरना है, वहां पर हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है, हमें गोले के आसपास की वैल्यू लेनी है, सोल्व कर लेना है, काम हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो भैया बहुमत, ओके, ठीक है बेटा। हाँ, 96 अप्रोक्स दिख जाएगा ना, काम हो जाएगा अपना। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल मैं फॉर्मूला शीट दूंगा, टेंशन मत लो। 121 को मैंने 120 मान करके सोल्व कर लिया, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ये 5 के पहाड़े से कट जाएगा, वरना ये फिर पता नहीं कौन से पहाड़ी में आता, इसलिए
अब अगली बात, तो यहां तक हमारा खत्म होता है बेटा ये पढ़ाओ। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाँ जी, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इतनी जानकारी आई होप आपके लिए काफी है, आपके लिए सफिशिएंट है। तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चंस किए, जिसमें 2 क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था एज अ होमवर्क, और आज 2 क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा करवा दिए। तो ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको ये दिखा रहे हैं कि ये चैप्टर आसान है। इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है जो आपको डराए। कल मैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन ना ले, कल मैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाऊंगा। उसमें भी आप ये देखोगे कि यार आप बहुत चीजें अच्छे से समझ पा रहे हो, कर पा रहे हो, और ये तो अभी इनिशियल लेवल है। जब आप ऐसे करते करते और भी चैप्टर सीख जाओगे तो फिर आपके अंदर कैलकुलेशन एबिलिटी धीरे धीरे डेवलप होने लग जाएगी। जब हम स्टार्टिंग में कोई चीज सीखते हैं तो स्टार्टिंग में हमें लगता है कि यार मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा, लेकिन एक टाइम के बाद जब हम उससे क्या हो जाते हैं, मतलब रेगुलर हो जाते हैं ना, अपन बढ़िया घुल मिल जाते हैं, तो बढ़िया से बातें करने लगते हैं। जब आप किसी से पहली बार बात करते हो तो खुल की बात नहीं करते हो, फिर 1-2 बार मिल लिए तो हाय हेलो हो जाता है, फिर हाथ वाथ मिलने लग जाते हैं, फिर बढ़िया से मिलने लग जाते हैं, फिर रहने साथ घूमने, ले यार चलना यार वहां चलते हैं, फिर भले कुछ काम भी न हो तब भी आप उसके साथ चले जाते हो, फिर बढ़िया से आराम से दोस्ती वाली बातें चलने लगती है। तो वही वाली बात है, तो धीरे धीरे आप हैबिट में आ जाओगे। अब आता है अगला टॉपिक, परासरण दाब क्या होता है। अरे हाँ जी, अब आता है अगला टॉपिक, परासरण दाब को हमें समझना है। तो कुछ बातें अभी आपको लिखना कुछ नहीं है, बस आप हेडिंग डाल लो परासरण दाब। हाँ, अब आप हेडिंग डाल लो बेटा परासरण दाब, परासरण एवं परासरण दाब। परासरण को बोलते हैं ओस्मोसिस, ओस्मोसिस, और परासरण दाब को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो, आपने अक्सर देखा होगा या सुना होगा, वैसे भी तुम बायोलॉजी वाले हो तो तुमने ये चीजें देखी होगी या आगे चल करके देखोगे। उससे पहले कुछ जनरल एग्जांपल देता हूं। जैसे कि कच्ची केरियां देखी होगी ना, कच्चे आम जिनके अपन अचार बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उसको नमकीन पानी के अंदर डाल दोगे तो वो सिकुड़ जाएगी, वो सिकुड़ जाता है, ठीक है, वो सिकुड़ जाता है, ठीक। या उसी तरीके से जो रुधिर कोशिकाएं होती है वो भी नमकीन पानी में सिकुड़ जाती है, संकुचित हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या होता है, उसके पीछे क्या साइंस है, वही हम यहां पर देखने वाले हैं कि यार वो किस तरीके से संकुचित हो जा रहा है, ऐसी क्या चीजें। या फिर जो मुरझाए हुए फूल है, अगर उसको पानी में डाल दोगे तो वापस एकदम खिला खिला सा हो जाता है। ऐसी क्या चीज है जिससे ये चीजें उनके अंदर हो पा रही है। तो वहां पर कहीं ना कहीं ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है जो हमें यहाँ पर देखना है, परासरण की प्रक्रिया होती है जो हमें यहाँ पर समझनी है, ठीक है। अब वो परासरण होता क्या है, देखो अभी जस्ट आपको कुछ नोट नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम बता रहा हूं कि यार ये यहाँ पर बीच में एक दीवार है, इस तरफ हमारा विलयन है, इस तरफ हमारा विलायक है, ओके। इस तरफ हमारा विलयन है, इस तरफ हमारा विलायक है। तो पहली बात हम समझेंगे परासरण क्या होता है, ठीक है। और ये बीच में क्या है, एक पतली सी झिल्ली है, झिल्ली जिसको बोलते हैं हम अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। हाँ जी, तो जैसे कि आपने देखा कि यार जब अपन ने कच्चे आम को पानी में डाला, नमकीन पानी में डाला तो सिकुड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर से कुछ लिक्विड निकल के बाहर गया होगा। तो यार वो निकला किससे होगा, मतलब उनके बीच में कुछ पतली सी झिल्ली नुमा परत होती है जिसके जरिए वो कहीं ना कहीं विलयन अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आ सकता है, जा सकता है। तो उसी तरीके से इधर विलयन है, इधर विलायक है, और दोनों के बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है। अब
ये पूछोगे सर ये अर्धपारगम्य झिल्ली बनती किससे है? ठीक है, ये वसा, लिपिड इनसे हो सकती है, या फिर इसको आर्टिफिशियली आप बना भी सकते हो लैब में। ठीक है, हाँ जी। तो अब काम की बात पर आते हैं। परासरण क्या होता है? विलायक का विलयन की ओर गमन अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, यही कहलाता है परासरण। विलायक का विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए गमन करने की प्रक्रिया परासरण कहलाती है। कहीं ना कहीं कि विलायक के कण इधर आने की कोशिश करते हैं, यही प्रोसेस कहलाता है बेटा परासरण। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि विलायक इधर ना आए विलयन में, कि उधर रहे उधर रहे, बस हमने जितना विलयन बनाना था उतना बना लिया, अब नहीं बनाना चाहते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इधर से कुछ उधर धक्का लगाना पड़ेगा, हमें बाहर से कुछ ना कुछ दाब लगाना पड़ेगा, बाह्य दाब लगाना पड़ेगा। तो बाहर से लगाया गया बाह्य दाब जो कि विलयन में विलायक के कणों का गमन रोक दे, जस्ट स्टॉप कर दे, कि यार बाल्टी पूरी भर गई, नल टूटी बंद कर दे, होता है ना कि बंद कर दे, बस जस्ट रोकने का काम कराया अपन ने। तो वह बाह्य दाब जो विलायक का एसपीएम के जरिए अर्धपारगम्य झिल्ली के जरिए विलयन की ओर प्रवाह को रोक दे, बस अब इधर आना बंद हो गया तुम्हारा, वह जस्ट रोकना है आपको। ठीक है, उधर में बस रोकना है कि बस अब नहीं, रोक दे, वह बाह्य दाब कहलाता है परासरण दाब, वह कहलाता है परासरण दाब। अब मान लो आपने जस्ट रोका, लेकिन आप मान ही नहीं रहे हो, और ज्यादा दाब लगा रहे हो, तो उल्टा विलयन से विलायक की ओर गमन होने लग जाएगा। समझ में आ रहा है? उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, व्युत्क्रम परासरण। तो परासरण क्या होता है वो समझ में आया, परासरण दाब क्या होता है वो समझ में आया, जो मैंने आपको बातें बताई वो समझ में आई, क्लियर हुआ? ओके जी। अब इसको आप बहुत सारे जनरल एग्जाम्पल से भी देख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये एनसीईआरटी के 2 डायग्राम में आपके लिए लेकर आया हूं। हाँ जी, इनको आपको समझना है, लिखना विखना कुछ नहीं है, कभी इतना काम नहीं आया। ये आपके पास एक पात्र है जिसमें विलायक उपस्थित है, जैसे कि जल। अब इसमें हमने क्या डाल रखी है? एक पतली सी क्या बोलते हैं उसको यार, फनल डाल रखी, थिसल कीप, कीप होती है ना, कीप याद हो आपको, मतलब या आपने देखा हो, एक पतली छोटी सी कीप होती है प्लास्टिक की, जिसको अपन दबाते हैं तो उसमें पानी आ जाता है, दबाते हैं हवा निकल जाती है, जैसे उसको हवा जिसके उसको छोड़ते हैं तो वो अंदर से पानी सोच लेती है। तो उसी तरीके से ये कीप है बेटा। तो इस कीप के अंदर कोई विलयन भरा हुआ है, ठीक है, विलयन भरा हुआ है। आपने सुना होगा केश नली के बारे में, फिजिक्स में आता है, फिजिक्स में आता है केश नली के बारे में। तो केश नली में क्या होता है? द्रव अपने आप ऊपर चढ़ने लगता है। तो सेम वैसा ही यहाँ पर सिस्टम है कि यार बाहर विलायक बहुत ज्यादा है, इसके अंदर क्या है? विलयन भरा हुआ है, ठीक है। तो बाहर विलायक ज्यादा है, अंदर विलयन कम है, तो कहीं ना कहीं बाहर से अंदर की ओर यहां पर एक झिल्ली लगी होती है, उस झिल्ली को बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। तो बाहर से अंदर की ओर क्या हो रहा है? विलयन का गमन, विलायक का गमन होने लगता है, और धीरे 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 इसका लेवल बढ़ने लग जाता है। देखो ऊपर ऊपर यहां तक ये द्रव, ये कीप भर चुकी है, पहले थोड़ी सी भरी हुई थी, लेकिन आपने इसको इसके अंदर डुबो के रखा तो धीरे 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 विलायक इसके अंदर गया 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 और इसका स्तर बढ़ाता गया। मान लो ये h हाइट तक चला गया, h हाइट तक चला गया, तो इसके ऊपर द्रव है भाई, इतना द्रव एक्स्ट्रा भर चुका है ना, तो उस द्रव की वजह से बेटा दाब लगता है कि अब नहीं। यार आप क्या करते हो, जैसे कि मान लो आपने एक पाइप लिया, पाइप में पानी भर दिया, एक आपने यू आकार का पाइप लिया, जैसे कि मान लो ऐसा ये पाइप लिया है ना, आप ना इधर से पानी भर रहे हो, अब एक टाइम के बाद पानी बढ़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पानी का भार खुद दाब लगाएगा नीचे की ओर। तो वही वाली बात है कि यहां तक इसका पानी भर चुका है h हाइट तक, तो h हाइट तक जाने पर यहां पर नीचे की ओर एक दाब लगेगा,
पाई बराबर रो जी एच या पाई बराबर रो डी एच, ये दाब लगता है। पाई बराबर एच रो जी, रो है बेटा घनत्व, जैसे डी हम घनत्व के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं यहां पर जो एक्स्ट्रा एच हाइट इसने गेन करी है, उस हाइट के द्वारा भाई इतना द्रव एक्स्ट्रा आ चुका है, तो द्रव कितना चढ़ा, एच हाइट। तो एच हाइट चढ़ने पर जो द्रव इकट्ठा हुआ है वही उल्टा इस पर दाब लगाएगा। तो यहां पर दाब को अपन पाई से व्यक्त करते हैं। दाब को अपन किससे, पाई से या फिर पी से व्यक्त करते हैं। तो पाई बराबर एच रो जी या रो जी एच इसको बोलते हैं, ठीक है। जहां पर एच ये हाइट ही है, ये रो घनत्व है, ठीक है। मैं इसको लिख दूंगा, आगे वाली स्लाइड में लिख दूंगा, ठीक है। और जी गुरुत्वीय त्वरण है, ओके। अब इधर देखो वही वाली बात, इधर विलयन है, इधर विलायक है, ये बीच में लगी हुई है एसपीएम, अर्ध पारगम्य झिल्ली, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ओके। तो जरा देखो ध्यान से, इधर भी बाहर से वायु प्रेशर लगा रही है, इधर से ही बाहर वायु प्रेशर लगा रही है, तो संतुलन की अवस्था है। और मान लो इधर लेवल ज्यादा है, इधर लेवल या इधर लेवल ज्यादा है, तो इधर से इधर गमन होएगा, परासरण हो रहा है। लेकिन अगर मैं बाहर से ये पाई वह अतिरिक्त दाब जो कि कहीं ना कहीं विलयन से, कहीं ना कहीं विलायक से विलयन की ओर आने वाले अणुओं को रोक दे, तो वही दाब क्या कहलाता था बेटा, परासरण दाब कहलाता था। तो आइए चलिए इन दोनों डायग्राम को आई होप आप समझ पाए होंगे। इन दोनों का सिंपल सा मतलब ये है कि विलायक को विलयन की ओर आने से रोकना, ठीक है। वही आरोपित दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। तो आइए यहां पर हम इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले अब आप परासरण की परिभाषा लिख लो। परासरण क्या होता है, विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली बोले तो एसपीएम, अर्ध पारगम्य झिल्ली बोले तो एसपीएम द्वारा विलायक से विलयन की ओर, विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर परिणामी प्रवाह को ही परासरण कहते हैं, ठीक है। विलायक से विलयन की ओर एसपीएम से जो प्रवाह है उसी को क्या बोलते हैं, परासरण कहते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। अब उसी परासरण को मुझे रोकना है, तो आरोपित बाह्य दाब ही क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। विलयन पर लगाया गया दाब, ये दाब किधर लगाएंगे अपन, विलयन की साइड पर। विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब जो एसपीएम अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक अणुओं के विलयन में गमन को रोक दे, जस्ट आपको स्टॉप करना है, रोक दे, क्या कहलाता है, परासरण दाब के कहलाता है या परासरण दाब के बराबर होता है। समझ में आया, परासरण और परासरण दाब समझ में आ गया कि यार आरोपित बाह्य दाब जो कि विलायक का विलयन की ओर गमन को रोक दे एसपीएम के जरिए, अर्ध पारगम्य झिल्ली के जरिए, क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। हाँ जी, एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। हाँ जी, डन, ओके। तो परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, ये हमने देख लिया। अब जो ये हम तनु विलयन बनाते हैं बेटा, इन तनु विलयनों में भी कहीं ना कहीं परासरण दाब का कॉन्सेप्ट काम आता है। आइए एक नियम हम पढ़ते हैं और उसके अंदर की चीजों को हमें देखना है जो इस चैप्टर के अंदर हमारे काम आएगी। ये क्लियर हो गया। तो अब ये पढ़ने के लिए हमें पहला उस चीज को जानना जरूरी था। हाँ जी, ये चीज क्या है, तनु विलयनों के लिए वॉन टॉफ का नियम, तनु विलयनों के लिए वॉन टॉफ का नियम, ये चीज हमें देखनी है, तनु विलयनों के लिए वॉन टॉफ का नियम। तो यहां पे जरा देखो कि यार जो ये तनु विलयन होते हैं, ठीक है, आदर्श विलयन के समान व्यवहार करते हैं, आदर्श विलयन के समान व्यवहार करते हैं। तो वॉन टॉफ ने यह बताया कि यह तनु विलयन आदर्श गैस समीकरण की पालना करते हैं।
जैसे आदर्श गैस समीकरण, जैसे आदर्श गैस समीकरण की पालना करती है, उसी तरीके से यह तनु विलयन भी उस आदर्श गैस समीकरण की पालना करती है। जैसे कि देखो ध्यान से, हाँ जी, इस नियम के अनुसार तनु विलयन आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण क्या होती है बेटा? पीवी बराबर एनआरटी। का पालन करते हैं। ठीक है, ओके। अब इस समीकरण को हमें थोड़ा सा समझना है। ठीक है, किसका पालन करते हैं? ये आदर्श गैस समीकरण का पालन करते हैं। अब थोड़ा सा इसमें हम चीजों को समझते हैं, बढ़िया से क्लियर करते हैं। हाँ जी, तो P क्या है? वही प्रेशर। यहां पे कौन सा प्रेशर? परासरण दाब। V क्या है? आयतन। N क्या है? मोल। R क्या है? गैस नियतांक। और T क्या है? टेम्परेचर। सबके बारे में लिखवा दूंगा। हाँ जी, तो PV बराबर nRT। तो यहां पर P क्या है बेटा? परासरण दाब। इसको P या पाई से व्यक्त करते हैं। P या पाई से व्यक्त करते हैं। ये क्या है? विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। अच्छा सर, दाब किस में लेना है? एटीएम में। दाब किस में लेना है? एटीएम में। N क्या है? विलेय के मोल। N क्या है? विलेय के मोल। R क्या है? गैस नियतांक। अब जरा देखो ध्यान से, हम प्रेशर किस में ले रहे हैं? एटीएम में। आयतन किस में ले रहे हैं? लीटर में। तो R का मान भी इन्हीं के अनुसार लेना पड़ेगा। ठीक है, जूल के पदों में नहीं, कैलोरी के पदों में नहीं, लीटर एटीएम के पदों में। R का मान होता है बेटा 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये वाला मान यहां पे चलेगा। ओके, 0.0821। अगर आप इसकी जगह बार के पदों में लिखना चाहते हो तो ये होता है 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये मान ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मान ध्यान रखिएगा। और T क्या है? T क्या है यहां पर? टेम्परेचर, तापमान केल्विन में। ठीक है, तो PV बराबर nRT आदर्श गैस समीकरण होती है, उसी समीकरण का तनु विलयन भी पालन करते हैं। PV बराबर nRT। अब जरा देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, चीजों को समझते हैं और इन चीजों को क्लियर करते हैं। ठीक है, डन, आगे बढ़ते हैं। ये आपको नोट नहीं करना था, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। हाँ जी, तो हम जानते हैं बेटा PV बराबर nRT। तो यार यहां से हम लिख सकते हैं P बराबर क्या हो जाएगा? N/VRT। हाँ या ना? ठीक है, ओके। तो P या पाई बराबर N क्या है? विलेय के मोल। V क्या है? आयतन। तो विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन क्या? हमारी सांद्रता होती है। विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन क्या? हमारी सांद्रता होती है। अर्थात यहां पर हमने एक नया यहां पर व्यंजक लिखा CRT। तो यहां पर हमारे पास एक सूत्र आ गया पाई बराबर CRT, जहां C क्या है? सांद्रता। मोलरता के पदों में है वैसे ही। C क्या है? सांद्रता। N/V मोल बटे आयतन। तो ये आ गया पाई बराबर CRT। तो हमारे पास सिंपल सा पाई बराबर CRT आ चुका है। ये समीकरण है हमारे पास। पाई परासरण दाब है बेटा, C उस विलयन की सांद्रता है, R गैस नियतांक है और T टेम्परेचर है। तो इसको ध्यान रखना। अब अगली बात,
अब अगली बात, बहुत छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, अब ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है। ये हमने कर लिया, परासरण दाब के बारे में बात हासिल कर ली हमने। अब देखो कि यार परासरण दाब के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, मान लो 2 विलयन है, दोनों का परासरण दाब अगर समान है तो इन दोनों को मैं क्या बोलूंगा। मान लो एक विलयन का परासरण दाब ज्यादा है, एक का कम है, तो उनको क्या हम बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में वो देख लेते हैं। तो इतना डन हो गया, नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं और फिर इन पर क्वेश्चंस लगाएंगे। हाँ जी, परासरण दाब के आधार पर विलयनों के प्रकार, विलयनों के प्रकार, परासरण दाब के आधार पर विलयनों के प्रकार। तो अगर मैं बात करूं बेटा परासरण दाब के आधार पर विलयनों के प्रकार, तो यहां पर पहला विलयन आता है हमारा समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समपरासरी। अब सम मतलब समान, जिनके परासरण दाब समान हो, तो वे विलयन मतलब समान परासरण दाब वाले, समान परासरण दाब वाले विलयन, परासरण दाब वाले विलयन। मान लो एक विलयन है, उसका परासरण दाब पाई 1 है, दूसरा विलयन है जिसका परासरण दाब पाई 2 है। अगर समपरासरी तो दोनों के परासरण दाब बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? जिनके परासरण दाब समान हो। अब परासरण दाब का सूत्र क्या होता था, पाई बराबर CRT। आर फिक्स है, टी क्या है, टेम्परेचर है। अच्छा एक चीज अपन यहां पे ये भी लिख सकते हैं बेटा, यहां पर एक चीज ये भी लिख सकते हैं कि ये वास्तव में अणुसंख्यक गुणधर्म है या नहीं। क्यों हमने पढ़ा, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं ना। देखो आर गैस नियतांक है, टी टेम्परेचर है, सी क्या है, सांद्रता, विलेय की सांद्रता पर क्या दाब निर्भर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये विलेय के आपेक्षिक कणों की संख्या ही है जिस पर यह भौतिक गुण डिपेंड कर रहा है, अर्थात यह एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। यहाँ पे एक चीज आप और लिख लेना, हाँ जी, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर हम ये बोल सकते हैं कि पाई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सी के ऊपर। अतः पाई एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, अतः पाई एक अणु संख्यक गुणधर्म है। ठीक है बेटा जी, तो ये आ गया पाई समानुपाती होगा सी, जो इस बात की पुष्टि कर रहा है कहीं ना कहीं जितनी ज्यादा विलेय की सांद्रता होगी उतना ज्यादा पाई का मान होएगा, जितनी कम सांद्रता होगी इसका मान उतना कम होगा। वापस अपने टॉपिक पर आ गए। हाँ जी, तो पाई बराबर CRT हो गया और पाई 1 बराबर पाई 2 समपरासरी के लिए। पाई 1 का मान लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, C1RT बराबर C2RT। टेम्परेचर फिक्स हो, आर वैसे ही फिक्स होता है तो ये दोनों कट गया। ठीक है, निश्चित ताप पर तो सांद्रताएं भी बराबर आ जाएगी, C1 बराबर C2। जिनकी सांद्रताएं समान हो वो भी समपरासरी होते हैं। ठीक है, ये दूसरी शर्त। जिनके परासरण दाब समान हो या जिनकी सांद्रताएं समान हो, दोनों प्रकार के विलयन क्या कहला सकते हैं, समपरासरी कहलाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो समपरासरी की ये होती है डेफिनेशन। ठीक है, अब एक होता है अति परासरी, एक होता है अल्प परासरी। अति परासरी और अल्प परासरी, उसको भी देख लो। यहां देखो, हाँ जी, यदि पाई 1 बड़ा हो पाई 2 से, ठीक है, अब दोनों में से कोई एक बड़ा है, मान लो पाई 1 बड़ा है पाई 2 से, तो विलयन एक अति परासरी
हाइपरटोनिक, एवं विलयन 2 अल्प परासरी कहलाता है। अल्प परासरी बोले तो हाइपोटोनिक कहलाता है। ये भी लिख लो और ये इसी के साथ ये चीज भी फिनिश। हाँ जी ठीक है, आज अपन इस चैप्टर को खत्म करेंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि यार अपनी बीच में जो छुट्टियां हो गई थी उन छुट्टियों की वजह से अपन थोड़ा पीछे हो गए ना, तो इस चीज को कवर करना चाहता हूं मैं। हाँ तो यह चीज क्लियर कर ली होगी आई होप आपने, यह भी चीज क्लियर कर ली होगी आई होप आपने। पाई 1 और पाई 2 में क्या रिलेशन हो सकता है, अगर दोनों मान समान हो तो समपरासरी, या सांद्रताएं समान हो तो भी क्या होता है बेटा यहाँ पर समपरासरी। अगर पाई 1 बड़ा है पाई 2 से तो पहले वाले की जिसका परासरण दाब ज्यादा है, सांद्रताओं में भी यही हो सकता है, ठीक है, जिनका परासरण दाब ज्यादा पहले वाले का ज्यादा तो पहले वाला अति परासरी, जिसके लिए परासरण दाब कम वो अल्प परासरी, ठीक है। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक तीनों तरह के विलयन आपको समझ में आने चाहिए। डन, ओके। अब उसके बाद अगली चीज आती है बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। जैसे अपन बोलते ना आपके घर पे आरओ लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है ना, आरओ आपके घर पे आरओ लगा हुआ है पानी साफ करने का, ठीक है, होता है ना, एक्वागार्ड, प्योरेट, अलग अलग कंपनी के आरओ आते हैं, ठीक है, केंट का आरओ, एक्वागार्ड का, प्योरेट का, जाने किसके अलग अलग कंपनी के आरओ आते हैं। तो वो आरओ करते क्या है, पानी को साफ करने का काम करते हैं। ओके, तो पानी को साफ किस तरीके से करते हैं कि यार वो क्या करते हैं कि देखो, एक तो था परासरण दाब। परासरण दाब क्या कर रहा था कि विलायक को विलयन की ओर आने से रोक दे, वो दाब परासरण दाब। लेकिन अगर हम बाह्य दाब और ज्यादा लगा दे तो उल्टा विलायक बाहर निकल जाएगा, सिर्फ प्योर बच जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है, विलायक अलग और फिर ये विलयन अलग, ठीक है, मतलब वो कहीं ना कहीं और ज्यादा सेपरेशन का काम कर रहा है, वही कहलाता है आपका व्युत्क्रम परासरण। तो देखो जरा ध्यान से यहां पर ये डायग्राम, इस डायग्राम में आपको साफ ये दिखाई दे रहा है, साफ ये दिखाई दे रहा है कि इधर बिल्कुल एकदम फ्रेश वाटर है, ठीक है, इस पर क्या है, ये एकदम फ्रेश वाटर है, शुद्ध पानी विलायक है ये, और ये हमारा सॉल्ट वाटर, ये आपका विलयन है। तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे उधर ही, ठीक है, किससे ज्यादा, पाई से ज्यादा, और ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, मतलब परासरण दाब से भी ज्यादा प्रेशर लगाएंगे इधर से, ताकि इसमें से विलायक इधर आ सके, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा इधर फ्रेश वाटर मिल जाएगा, उसको फिर अपन यहां से इकट्ठा कर लेंगे। तो व्युत्क्रम परासरण क्या है, लगाया गया वह बाह्य दाब जो कि परासरण दाब से भी ज्यादा हो, ठीक है, यदि बाह्य दाब परासरण दाब से भी ज्यादा हो तो क्या होता है, विलयन से विलायक के अणुओं का प्रसार विलायक की ओर होने लगता है। तो ये सेपरेशन होगा कि नहीं होगा, उल्टा इधर से ये क्या है, गंदगी है, गंदगी में से साफ पानी इधर आ रहा है, गंदगी इधर रह रही है, यही तो काम करता है ना आपका आरओ, तो वही होता है बेटा ये आरओ, ठीक है। अब आप समझ गए उस आरओ का फंक्शन क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो देखो यहां पे लिख लो, यदि लगाया गया बाह्य दाब, यदि लगाया गया बाह्य दाब, ये डायग्राम बना लो बस आप, ठीक है, यदि लगाया गया बाह्य दाब परासरण दाब से अधिक हो तो विलायक के अणु विलयन में से विलायक के अणु विलयन
में से शुद्ध विलायक की ओर गमन करते हैं, विलायक की ओर गमन करने लगते हैं। यह प्रक्रिया व्युत्क्रम परासरण कहलाती है, व्युत्क्रम परासरण कहलाती है। ठीक है, हाँ जी, जैसे कि पानी का फिल्ट्रेशन, उदाहरण पानी का फिल्ट्रेशन ऐसे होता है, ये नोट कर लें आप। ठीक है, ये होता है बेटा आपका उत्क्रम व्युत्क्रम परासरण। ये भी खत्म हो गया। अब बस इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो हमें देखना है। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो हमें देखना है, और वो टॉपिक आपके आगे चल करके कहां काम आएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में भी काम आएगा। तो आपको ढंग से देखना है, सिंपल सा है। हो गया, तो ये वाली पिक्चर भी खत्म। ठीक है बेटा, अच्छे से समझ गए होंगे, हर एक बात को क्लियर कर लिया होगा, सारी चीजों को समझ लिया होगा। ये छोटी छोटी चीजें आपके लिए बहुत फायदेमंद है। डन, ओके। ये डायग्राम बना लेना आप। इधर फ्रेश वाटर, इधर ये नमकीन पानी है, इधर से पिस्टन, पिस्टन मतलब हम बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं, तो इधर से दबाव लगेगा और विलयन इधर, मतलब इधर से इधर क्या बच जाएगी, सिर्फ गंदगी गंदगी, और शुद्ध विलायक इधर आ जाएगा। ठीक है, और फिर वहां से उसको सेपरेट कर लेंगे। ओके, ये हो गया। जैसे कि देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए, एक क्वेश्चन ये और एक और होगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, लेकिन लास्ट में सोल्व करेंगे। ठीक है, एक पदार्थ जिसका 0.15 ग्राम विलायक कितने ग्राम में है, ठीक है, क्वथनांक बिंदु से अधिक ताप पर उबाला जाता है, पदार्थ का अनुभार क्या है, तो हो जाएगा सिंपल सा, इसको बाद में कर लेंगे। ठीक है, पहले इस टॉपिक पर आते हैं। अब हेडिंग डाल ले बेटा आप, असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म, असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म, इसको हेडिंग डाल लीजिए, असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये क्या होती है भैया, इसको समझते हैं। देखो, हम अभी तक जो चीजें सोल्व कर रहे थे वो ये मान के चल रहे थे कि एकदम आदर्श स्थितियां हैं, हाँ या ना। तनु विलयन आदर्श विलयन के समान व्यवहार करता है, ऐसे बोलते हैं हम। ठीक है, और कहीं ना कहीं आदर्श वास्तव में नाम की एक परिकल्पना है, वास्तव में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू डिफरेंट आएगी। हमने कैलकुलेट करके देखा कि यार मेरे नीट के पेपर में इतने नंबर आ रहे थे, लेकिन आए थोड़े कम। वास्तविकता तो अलग है ना, सत्य को स्वीकारना पड़ेगा। तो सेम उसी तरीके से जब हम अणुसंख्यक गुणधर्मों के लिए गणना करते हैं, चाहे हम वाष्पदाब में उन्नमन निकाल रहे हो, क्वथनांक में उन्नयन निकाल रहे हो, हिमांक में उन्नमन निकाल रहे हो, या परासरण दाब की गणना कर रहे हो, तो यार मान में कुछ ना कुछ लफड़ा आता है। क्यों आता है लफड़ा? जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पर मान लो ये है मेरा पानी, जल। अब जल में अगर मैंने ग्लूकोज डाला, यूरिया डाला, या फिर मैंने शक्कर डाली, तब तो कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि वो तो अनपघट्टे होते हैं, वो टूटते ही नहीं है। लेकिन अगर मान लो मैंने NaCl डाला, NaCl तो टूट जाता है, आयनों में विखंडित हो जाता है, Na+Cl-। पहले एक था, विलयन में जाने के बाद दो हो गए, Na+ और Cl-। क्या पहले एक अणु था, बाद में दो हो गए? तो कहीं ना कहीं वैल्यू तो फर्क पड़ेगी ना। इसी की तरह KCl हो गया, ये भी टूट करके K+Cl- देगा, हाँ है ना। जैसे कि मान लो पोटेशियम सल्फेट हो गया, दो पोटेशियम और एक सल्फेट आयन, कहीं ना कहीं ये टूट करके अलग अलग संख्या बना रहा है। या फिर मान लो मैंने इसमें क्या मिलाया,
एसिटिक अम्ल मिला दिया, एसिटिक अम्ल CH3COOH। अब एसिटिक अम्ल बेटा अगर मान लो बेंजीन में मिला रहा हूं तो एसिटिक अम्ल उल्टा जुड़ जाता है, द्विलक बना लेता है। एक नहीं हम दो हैं, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट में जो वैल्यू मिलती है उनमें कुछ ना कुछ हेरफेर होने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जैसे कि मान लो बाहर से कोई चीज मिलाई, क्या पता उसमें जाकर के और टूट गई हो तो आयनित हो जाएगी, तो आयनों की संख्या पहले से ज्यादा हो जाएगी, हाँ है ना। और हमें तो पता है कि यार अणुसंख्यक गुणधर्म विलेय के कणों की आपेक्षिक संख्या के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम पहले ये मान के चल रहे थे कि NaCl बोले तो एक अणु है, लेकिन पानी के अंदर जाने के बाद तो वो आयनों में टूट गया, तो मेरे को 1-2 आयन दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वैल्यू में चेंज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो कहीं ना कहीं उस चीज को सॉर्ट आउट करना है हमें कि यार ये प्रॉब्लम दूर हो जाए, तो उसके लिए फिर हमें वांट ऑफ गुणांक पढ़ना है, जो हम इसमें देखने वाले हैं। तो आई होप ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि यार अगर विलेय पदार्थ विलयन के अंदर संयोजन कर ले या वियोजन कर ले, तो उससे क्या होता है कि जो प्रैक्टिकल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू दोनों डिफरेंट आती है, ठीक है। तो उस चीज को सॉर्ट आउट किया जाता है फिर यहां पर वांट ऑफ गुणांक आई से। समझ में आ गया? तो जरा देखो ध्यान से अब आगे की बात। हाँ जी बच्चों, तो देवी और सज्जनों आप सभी एक और बढ़िया शानदार सफर की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि मुश्किल से 20 मिनट का है। हाँ जी, तो यार फटाफट से इसको लिख लेते हैं। विलेय पदार्थ के, लिख लो आप थोड़ा सा, विलेय पदार्थ के संयोजन या वियोजन के कारण प्रेक्षित एवं परिकलित मानों में अंतर आता है, ठीक है। क्योंकि वियोजन या संयोजन होने से विलेय के कणों की संख्या में चेंज आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहां पर हमें उस चीज को बैलेंस करने के लिए एक टॉपिक पढ़ना है बेटा, वांट हाफ गुणांक। नहीं यार, वांट ऑफ फैक्टर स्मॉल आई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर यह बैलेंसिंग में काम में आता है। अच्छा ये चीज बढ़ गई तो हम बैलेंस कर देंगे, अच्छा ये चीज घट गई तो हम बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग का काम करता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर यार वांट ऑफ गुणांक आई क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो वांट ऑफ गुणांक आई एक ऐसी कड़ी है जो कि सामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म और असामान्य अनुसंख्यक गुणधर्मों को रिलेट करता है, दोनों को समझाने का या दोनों को बैलेंस करने का काम करता है। कि भाई सामान्य तो वो जो हमें मिलना चाहिए था, असामान्य कुछ ना कुछ गड़बड़ी की वजह से हो गया हो, ठीक है। तो वांट ऑफ गुणांक क्या होता है बेटा, आई, जो कि सामान्य और असामान्य अनुसंख्यक गुणधर्मों के बीच में संबंध बताएगा। कैसे बताएगा वो मैं आपको यहां बताता हूं। यह सामान्य एवं असामान्य अणु संख्यक गुणधर्मों में संबंध बताता है। संबंध बताता है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, वो देखेंगे टकाटक काम हो जाएगा, ठीक है। देखो, हाँ जी, आई बराबर वांट ऑफ गुणांक आई का सूत्र क्या, मिलना चाहिए था इतना लेकिन मिला इतना। हमने सोचा तो था कि मेरे नीट में ना इतने नंबर आएंगे लेकिन आए इतने, बस उन्हीं का अनुपात।
मतलब प्रैक्टिकल अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू, मतलब ऊपर तो आएगा बेटा प्रेक्षित मान, नीचे आएगा परिकलित मान। मैंने कैलकुलेट करके देखा इतना नंबर आया, ठीक है। तो प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म अपॉन परिकलित अणुसंख्यक गुणधर्म। तो अब बच्चों जरा देखो, ध्यान से देखो रसगुल्लो, ध्यान से देखो यार, मैंने डेल्टा टीएफ का मान सोल्व करा NaCl वाले विलयन के लिए, हाँ या ना। अब NaCl विलयन ऐसा है जो जल में जाकर के टूट जाता है, तो कहीं ना कहीं डेल्टा टीएफ एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल सेम आएगा क्या? नहीं आएगा। हमने कैलकुलेट करके देखा, कुछ आया। मुझे ये इसको बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा? इस परिकलित मान को I से गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर के इसके बराबर आएगा। देखो, अगर मैं प्रेक्षित मान निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा कि I को इससे गुणा कर दो। अगर मैं एक्चुअल में डेल्टा टीएफ फाइंड आउट करना चाहता हूं तो I से गुणा करूंगा डेल्टा टीएफ को, जो हम सोल्व करके लिखते हैं ना, I डेल्टा टीएफ बराबर के बी गुणा एम। उसमें अगर मैं I से गुणा कर दूं तो फिर मेरे रिजल्ट सही आएंगे। हाँ, अब सही आएगा, समझ में आ गया? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। I से गुणा कर देंगे तो फिर काम हो जाएगा, समझ में आया? तो ये बात है। हाँ जी, तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो I बराबर क्या होता है? प्रेक्षित अपॉन परिकलित। अच्छा, अब अगली बात बेटा, आपने कोई भी सूत्र देखा, कोई भी सूत्र देखा, चाहे आपने सूत्र देखा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन P नोट माइनस PS अपॉन P नोट, ये देखा क्या मान आया था? XB, और फिर लगभग क्या आया था? विलेय के मोल बटे विलायक के मोल, ऐसे ही आया था। विलेय के मोल क्या लिखोगे आप? ग्राम में भार बटे उसका अणुभार, किसका? विलेय का। और इसका कुछ न कुछ यहां पर आपने सिंपल इसके ऐसे लिख दिया, ये विलायक। आपको बस समझना है बेटा यहां पर, ये पहला सूत्र। दूसरा सूत्र आपने देखा डेल्टा टीबी बराबर मोललता वाला। मोललता में क्या? केबी गुणा मोललता। मोललता का सूत्र क्या होता था? विलेय के मोल बटे विलायक का भार। वापस वही विलेय के मोल बटे विलायक का भार, यहां पर कैपिटल W इंटू 1000 ऐसे आता था, यहां पे केबी आता था। तो कहीं ना कहीं आप ये देखो कि यार ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती है। यहां पे देखो डेल्टा टीबी इसके व्युत्क्रमानुपाती है, ये नीचे ये ऊपर है। सेम अगर आप सूत्र देखोगे किसका? यहां पर हिमांक में अवनमन, तो यहां पे डेल्टा टीएफ हो जाएगा, तब भी ये व्युत्क्रमानुपाती आएगा। और अगर आप पाई बराबर CRT देखते हो तो C क्या है? सांद्रता है। सांद्रता क्या है? ये मोल N/V। तो यहां पर जैसे ही आप मोल निकालोगे तो विलेय के ग्राम में भार बटे अणुभार, तो बटे में अणुभार आएगा। तो कहीं ना कहीं जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म हैं वो अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती आ रहे हैं। जिसका अणुभार ज्यादा उसके अंदर अणुसंख्यक गुणधर्म कम होंगे, जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहां पर मेरे जरिए आपको क्या बताने की कोशिश की जा रही है उसको समझिएगा। परिकलित गुणधर्म ऊपर प्रेक्षित है, नीचे परिकलित है। तो यहां पर अगला जो मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं बेटा, जरा उसको देखना, उल्टा हो जाएगा। परिकलित अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार, बस इतना सा मैंने चेंज किया है, ठीक है? क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं इसलिए, ठीक है? एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक और सूत्र, बाद में आयनों की संख्या, बाद में
आयनों की संख्या बटे में पूर्व में आयनों की संख्या। ये सूत्र लिख लो, इससे आप वोल्ट ऑफ गुणांक आई का मान ज्ञात कर सकते हो। एक एक चीज बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, बस एक बार नोट करो। हाँ जी, वोल्ट ऑफ गुणांक आई क्या होता है? 3 सूत्र है, तीनों में से कोई भी लगाओ, आंसर सही मिलेगा। ठीक है भाई, अणुसंख्यक गुणधर्म आना ये चाहिए था, लेकिन आया ये, तो आया ये बटे आना चाहिए था ये, उनका अनुपात। लेकिन अणुसंख्यक गुणधर्म अणुभार का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो फिर ऊपर नीचे हो जाएगा ये। फिर बाद में आयनों की संख्या बटे पहले आयनों की संख्या, वही है आपका वोल्ट ऑफ गुणांक आई। ठीक है, ज्यादातर आपके वो काम आएंगे। ठीक है, हाँ जी, ये चीज क्लियर हो गई बेटा, यह चीज क्लियर हो गई। अब जरा देखो ध्यान से यहां पर कुछ बातें। हाँ जी, रिजल्ट देखो ध्यान से। यदि आई का मान 1 आता है, यदि आई बराबर हमारे पास 1 आया, मतलब ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू सेम रही होगी, तभी छमछम होकर के एक आंसर आ गया होगा। तो इसका मतलब है ना तो वियोजन हुआ है ना संयोजन हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब रिजल्ट सेम आया। ना तो वियोजन ना संयोजन। ऐसा कौन से विलय होते हैं? जैसे कि उदाहरण, सुक्रोज, ग्लूकोज और यूरिया। ना सुक्रोज हटाओ, यहां पे ग्लूकोज, यूरिया, शक्कर, आपको यही उदाहरण देखने को मिलेंगे आदि। ये ऐसे हैं बेटा जो न तो पानी में जाकर के टूटते हैं न जुड़ते हैं। ठीक है, इनके लिए वोल्ट ऑफ गुणांक का मान सदैव 1 आता है। दूसरे वाले, यदि आई का मान पहले से ज्यादा आया, आई का मान पहले से ज्यादा आया। अब जैसे कि देखो ध्यान से सुनना, NaCl पहले एक ही अणु दिखाई दे रहा है, एक ही दिखाई दे रहा है, जैसे ही जल में गया टूट गया, Na+ अलग, Cl- अलग, तो मुझे कितने आयन दिख रहे हैं? 2। तो पहले 1 था, बाद में कितना हो गया? 2। तो बाद में आयनों की संख्या 2, पहले कितना? 1। भाई पहले अणु कितना था? 1 था। यहां पे आयनों की जगह आप अणु कर लोगे तो ज्यादा सही रहेगा, या फिर कण कर लोगे तो ज्यादा सही रहेगा, वरना आयन का मतलब तो आप ये सोचोगे सर पहले तो कोई आयन है ही नहीं, तो 0 आना चाहिए, 1 कैसे आया? तो यहाँ पे ऐसा कर लो बेटा, बाद में कणों की संख्या कर लो और पूर्व में कणों की संख्या कर लो, चीजें आसान रहेगी आपके लिए। तो अब जरा देखो ध्यान से, 2/1 किया तो मान 1 से बड़ा आ गया। भाई 2 बड़ा होता है ना 1 से, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ पा रहे हो कि यार पहले आयन कम थे, बाद में आयन बढ़ गए, तो आयन बढ़ गए तो आई का मान बढ़ गया, मतलब टूट गया, वियोजन हो गया। यहां से ये समझ में आ रहा है कि यार वियोजन होएगा। आई का मान 1 से ज्यादा है तो अर्थात वियोजन होगा, वियोजन होगा। और कौन कौन से ऐसे उदाहरण, जैसे कि NaCl, आयनिक यौगिक टूट जाते हैं। ठीक है, NaCl, KCl, BaSO4 आदि। बस बेटा आपको कुछ देर पेशेंस रखना है, थोड़ी देर आपको पेशेंस रखना है, काम हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, थर्ड, आई का मान 1 से कम हो, मतलब पहले ज्यादा थे बाद में कम हो गए अणु, तो कहीं ना कहीं आई का मान 1 से कम हुआ है, तो इसका मतलब है कि संयोजन हो गया, संयोजन होगा। और संयोजन जैसे कि देखो ध्यान से बेटा, जैसे कि फॉर्मिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, बेंजोइक अम्ल हो गया, ये
बेंजीन में संगुणित हो जाते हैं, द्विलक बना लेते हैं। जैसे कि HCOOH, इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। PHCOOH, इसका नाम है बेंजोइक अम्ल। इन बेंजीन, यह बेंजीन के अंदर संगुणित हो जाते हैं। ठीक है, संगुणित हो जाते हैं। एक बार ये लिख लीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे होता है। हाँ जी बच्चों, क्लियर है? थैंक यू यार आपका इतना सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, आप अच्छे से लिखते रहें, अच्छी बात है। एक बार और लिख लो थोड़ा सा। हाँ जी, I बराबर 1, I बराबर 1 से बड़ा, I बराबर 1 से छोटा। I बराबर 1 है तो कुछ नहीं होगा, I का मान 1 से बड़ा आता है तो वियोजन होगा, I का मान 1 से कम आता है तो संयोजन होगा। कैसे होगा देखो मैं बताता हूं। फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, हाँ जी। हाँ, जैसे कि देखो ध्यान से, जब हम एसिटिक अम्ल को बेंजीन में डालते हैं तो वो द्विलक बना लेता है। देखिए, जैसे कि देखो ध्यान से, जब एसिटिक अम्ल को बेंजीन में घोला जाता है तो वह द्विलक बना लेता है, द्विलक बना लेता है। एसिटिक अम्ल क्या होता है पता है? CH3COOH, ये होता है बेटा। तो जैसे ही हमने बेंजीन के अंदर इसको डाला तो इसके दो अणु परस्पर संयुक्त हो जाते हैं। CH3C डबल बॉन्ड OH, एक अणु ये, एक अणु वो, और जुड़ते किससे बेटा? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। एक आकर्षण बल इनको खींच लेता है अपनी ओर। वो आकर्षण बल कौन सा? H बॉन्डिंग। तो कहीं ना कहीं ये द्विलक बना लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। और इसी वजह से, इसी कारण से बेंजीन में एसिटिक अम्ल का अणुभार दुगना हो जाता है। अब ये एक नहीं है, दो है, ध्यान रखिए। इसी कारण से बेंजीन में एसिटिक अम्ल का अणुभार 60 ग्राम से 120 ग्राम होता है। 60 न होकर के 120 होता है। इसका अणुभार कितना होता है? वैसे 60, लेकिन बेंजीन में कितना होता है? 120। ठीक है, और ध्यान रखें इस बात को, सिर्फ यही रखना। जब आप मोललता वो कैलकुलेट करते हो तो तब नहीं रखना है। ठीक है, वो हम आदर्श स्थितियों में करते हैं, ये अनादर्श स्थितियां हैं। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा जी? ये बात समझ में आ गई क्या कि यार संयोजन हो गया, आई का मान घट जाएगा, पहले दो अणु थे अब ये एक ही हो रहा है। समझ में आ गया? तो यह कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ओके, अब एक लास्ट का 5-6 मिनट का टॉपिक और बचा हुआ है जिसमें ये खत्म हो जाएगा। 5-6 मिनट का टॉपिक और बचा हुआ है जिसमें ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ओके। वो टॉपिक क्या है कि सर विलय का संयोजन कैसे होता है, विलय का वियोजन कैसे होता है। तो यहां पर बेटा मैं आपको एक छोटी सी चीज है वो बताना चाहता हूं, चाहे इसको मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। चलो इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। हाँ जी, हाँ, ओके। वो छोटी सी चीज आपको मैं चाहूं तो नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा। सिर्फ आई कैसे निकाले, ये कहां काम आता है, देखो ध्यान से। हाँ, ओके 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 ओके। इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा? एक या दो, एक या दो, एक या दो, एक या दो, एक या दो। हाँ जी, वॉन्ट ऑफ गुणांक आई, वॉन्ट ऑफ गुणांक आई अभी कटा दूं,
अभी करा दूं, अभी बता दूं बेटा, अभी कर ले अपन इसको। बहुत ही सिंपल सी चीजें, बहुत ही सिंपल सी चीजें, ठीक है, टाइम है, कर ले। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो देखो उसको देख लो अच्छे से, है ना। ओके ये हो गया। अब जरा देखो ध्यान से उस चीज को, वो थोड़ी सी छोटी सी चीज ये है कि यार वियोजन कैसे होता है, संयोजन कैसे होता है, उसके लिए एक छोटी सी चीज हमें पढ़नी है, वो है आयनन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, बस आप पेशेंस रख के उसको समझना, ठीक है। हाँ जी, समझे इसको। हाँ, जैसे कि देखो ध्यान से, केस फर्स्ट, जब विलय का वियोजन हो, जब हमारा विलय पानी में जाकर के टूट जाए। अब पानी में जाके टूट जाए तो मुझे कुछ ऐसा उदाहरण लेना चाहिए ताकि मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो माना हमारे पास AX BY कोई एक अणु है बेटा, जैसे ही हमने इसको जल में डाला तो ये टूटेगा, X A बनेंगे और Y B बनेंगे, यस और नो। X A बनेंगे और Y B बनेंगे, बोलो ना यार। तो टोटल कितने आयन मिले, X प्लस Y आयन। अब सर A पर आवेश कितना आया होगा, ये 2, Y कहां से आया होगा, इसके माथे पे से, तो प्लस का Y, और ये X यहां से आया होगा, बोलो। तो यहां पर मेरे पास ये एक अणु जल में टूटते ही X प्लस Y इसने क्या दे दिए, यहां पर आयन दे दिए। हाँ जी, तो यहां पे देख लो बेटा, जहां X प्लस Y बराबर N में मान रहा हूं, N क्या है, आयनों की संख्या। ताकि आप बाद में न सोचे कि सर ये N कहां से लिख दिया, N मोल नहीं है, आयनों की संख्या ले रहा हूं मैं यहां पर। समझ में आया कि मेरे पास एक अणु था आयनिक प्रवृत्ति का, जल में डालते ही टूट गया नालायक, X A दे दिए और Y B दे दिए। तो अब जरा देखो ध्यान से, प्रारंभ में मान लो इसके 1 मोल थे, वो तो बना ही नहीं था ना, तो ये तो 0 था घोलने से पहले। लेकिन मान लो वियोजन के पश्चात मान लो ये टूटने लग गया, 1 में से कुछ खर्च हो गया, इसमें से कुछ निकल गया, उस निकलने वाली मात्रा को बोलते हैं बेटा अल्फा, वियोजन की मात्रा। बस अभी आप लिखो, 1 मोल में से इसके कुछ मोल निकल गए, हाँ या ना। ओके, अब वापस से देखो, जब यह 1 मोल था, मान लो सपोज करो अगर मैं 1 मोल ये ले रहा हूं तो इसके X मोल बनेंगे, इसके Y मोल बनेंगे, हाँ या ना, बनेंगे। लेकिन अगर इसमें से अल्फा मोल निकल जाए तो इसके कितने मोल बनेंगे, 1 से X बन रहा है तो अल्फा से अल्फा गुणा X, तो X अल्फा मोल इसके बनेंगे और Y अल्फा मोल इसके बनेंगे वियोजन के पश्चात। तो जब हमने इसको देखा तो हमारे पास 1 माइनस अल्फा मोल इसके बचे, X अल्फा इसके बने और Y अल्फा इसके बने। तो वियोजन के पश्चात कुल कण कितने हो गए, हाँ जी, हाँ जी, तो वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, तो वियोजन के पश्चात विलय की संख्या, विलयन के पश्चात मोलों की संख्या। हाँ जी, क्योंकि मोल में बात चल रही है ना, तो 1 माइनस अल्फा प्लस X अल्फा प्लस Y अल्फा, हाँ या ना। तो 1 माइनस अल्फा, यहां से अल्फा कॉमन ले लिया, कहा गया, हाँ, X प्लस Y अल्फा, और X प्लस Y का मान क्या ले रखा है मैंने, N, तो 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा आ गया, पश्चात मोलों की संख्या, हाँ या ना, ये आ गया।
अब जरा देखो ध्यान से, हम वॉन्ट ऑफ गुणांक आई कैसे निकालते थे, बाद में अपॉन पहले, पहले एक ही मोल था, बाद में इतने सारे मोल थे। सूत्र में मान रखेंगे अपन, डायरेक्ट सारी चीजें निकाल सकते हैं। इतना नोट डाउन कर लिया तो एक यहां पर हम चीज देख लेते हैं और उसको सोल्व कर लेते हैं। हाँ जी, अतः आई बाद में मोलों की संख्या अपॉन पूर्व में मोलों की संख्या, बाद में कितनी 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा अपो, पहले कितनी थी 1 थी। तो आई का सिंपल सा सूत्र आ गया, जब वियोजन होता है तो 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। बस तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आएगी जहां एल्फा क्या है, एल्फा है वियोजन की मात्रा। इस सूत्र में आप मान रख सकते हो, सारी चीजें क्लियर कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। हाँ जी, यदि एल्फा बराबर 1 हो, अगर एल्फा का मान कितना हो 1 हो, अगर 1 रख दूंगा तो 1 माइनस 1 0, मतलब 1 मोल था वो भी खर्च हो गया, अर्थात 100% आयनन हो गया। तो यहां एल्फा की जगह 1 रखो, 1 माइनस 1 0, एल्फा की जगह 1 रखो, सिंपल आ जाएगा आई बराबर एन। बोले तो एन क्या था, आयनों की संख्या। सिंपल। आपसे अगर कोई पूछ लेना, बता इस अणु के लिए बता वॉन्ट ऑफ गुणांक आई का मान कितना होगा, डायरेक्ट बता दोगे। बताता हूं, मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं, अभी 3 मिनट है अपने पास, वो कर लेते हैं। हाँ जी, यहां तक नोट कर लो। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से, वॉन्ट ऑफ गुणांक आई दोबारा से बता देता हूं। पहले हमने 1 मोल लिया, ये हमने बनाया नहीं, मान लो। अब अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल से इस समीकरण को देखो, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक x से, इसका गुणांक y है। तो अगर ये 1 मोल लेते तो इसके x मोल बनते, इसके y मोल बनते, लेकिन इसमें से हमने एल्फा मोल निकाल दिए, तो एल्फा कुछ मोल निकल गए, तो उससे गुणा हो जाएगा संख्या से, कि अगर 1 लेते तो x मोल बनते, 2 लेते तो 2x बनते, 3 लेते तो 3x बनते, लेकिन इसके एल्फा मोल निकाल दिए तो इसके x एल्फा, इसके y एल्फा बन गए। तो यहां पर वियोजन के पश्चात इतने सारे मोल, इसके कुछ बचे हुए, इसके इतने बने हुए, इसके इतने बने हुए दिखाई दिए, तो वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या इतनी हो गई। तो इन दोनों में से मैंने एल्फा कॉमन ले लिया, तो x प्लस वाई को क्या लिख दिया मैंने, n लिख दिया। तो 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, ये वियोजन के पश्चात। बिफोर 1 था, तो पश्चात अपॉन बिफोर, खट खट खट, आई का मान आ गया, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, ध्यान से, प्रबल विद्युत अपघट्य। हाँ जी, प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए क्या होता है बेटा, एल्फा बराबर 1 होता है, उनका तो 100% आयनन होता है। जैसे कि देखो उदाहरण, NaCl, NaCl के लिए एल्फा बराबर कितना होता है बेटा 1, तो आई का मान निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे कितने आयन मिलेंगे इससे तोड़ने के बाद, देखो ना, NaCl को आपने तोड़ा तो 2 आयन मिलेंगे, एक Na प्लस, दूसरा Cl माइनस, तो आयनों की संख्या 2, इसके लिए आई का मान कितना आ गया 2। कोई बड़ी बात है नहीं है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, BaCl2, आयनिक यौगिक है, ये धातु है, ये अधातु है, आयनिक यौगिक आसानी से टूट जाते हैं। ये जब टूटेगा तो क्या देगा, बेरियम प्लस 2 आयन देगा, इसके माथे पे से आया होगा, 2 क्लोरीन है तो 2 Cl माइनस आयन बन जाएंगे। कितने आयन मिल रहे हैं टोटल, 3 आयन। तो इसके लिए आई का मान कितना हो गया, आई बराबर 3 हो गया। आया समझ में, समझ में आया, आई बराबर 3 कैसे लिखा बेटा। इसी तरीके से अगला उदाहरण समझना है ना, Na2SO4, जब ये टूटेगा
तो 2 सोडियम देगा और 1 सल्फेट आयन देगा। तो टोटल कितने आयन? 3 आयन। तो आई का मान कितना हो गया? आई बराबर 3 हो गया। ठीक है, आई बराबर 3 हो गया। समझ में आया? ठीक है, ऐसे निकालना होता है। ठीक, NaCl के लिए देख लो, BaCl2 के लिए देख लो, इसके लिए देख लो, कोई अगला इसके हिसाब से आपके मन में आ रहा हो। जैसे कि देखो ध्यान से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K4FeCN6, इसके बारे में तुमसे पूछता हूं, किसी को पता हो तो बताना जरूर। हाँ जी, ये बताओ K4FeCN6 के लिए वॉन ऑफ गुणांक आएगा मान होगा। टाइम हो गया बेटा, कर रहा हूं। इसके लिए वॉन ऑफ गुणांक आएगा मान बताओ। 5। वेरी गुड प्रेरणा, वेरी गुड प्रियंक। क्योंकि यह एक उप सहसंयोजक यौगिक है जो कि टूट करके 4 पोटेशियम आयन देगा और साथ के साथ एक पूरा जटिल आयन देगा, FeCN6-। तो 4 तो पोटेशियम धन आयन, एक जटिल ऋण आयन, टोटल 5 आयन ये दे रहा है। तो आई का मान इसके लिए कितना हो गया? सिंपल सा 5। ठीक है, अब इसके बाद की बात है अगली क्लास में कर लेंगे, ज्यादा टेंशन मत लो, अगली क्लास में तो खत्म ही हो गया ना ये। मुझे ज्यादा एक ये वियोजन का बता दिया, अगले में संयोजन बताना है, फिर क्वेश्चन कराना है, खत्म, चैप्टर खत्म है बेटा। ओके, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी चीज आपको इस तरीके से पढ़ाऊं कि आपको समझ में ना आए। पराशरण की स्लाइड दिखा दो, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। हाँ जी, मैं ये नहीं चाहता कि बेटा आप कोई भी चीज इस तरीके से पढ़ो कि आपको ऐसा लगे कि सर आपने तो इसमें कम बताया। मैं तो चाहता हूं मैं ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं। ठीक है, ओके, बस आपके मुझे कमेंट हटाने पड़ते हैं, ये काम तभी हो पाता है बेटा। अदरवाइज हम जब पढ़ाते हैं ना तो बीच बीच में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है, उससे फ्लो बिगड़ जाता है और उससे कभी ना कभी हमारा भी बिहेव चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सी बार, अगर अपन इधर कुछ कमेंट आ जाता है तो फिर टीचर परेशान हो जाता है, नाराज हो जाता है, गुस्सा आता है। तो इससे बढ़िया मैंने कुछ टाइम के लिए नहीं, कमेंट ही बंद कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको एज अ होमवर्क करना है, बाकी ये मैंने आपको बता दिया है अच्छे से। ये फिर क्वेश्चन है कुछ, ये अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, कुछ बच्चे अगर पढ़ सके तो बेटा इसको ट्राई कर लेना, इसको ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगली क्लास में कराऊंगा क्योंकि इनको। इसको ट्राई करना चाहो तो कर लेना, इसको ट्राई करना चाहो तो कर लेना। ठीक है, बस। हाँ जी, ओके, तो बाय बाय बच्चों, बाय बाय नागेंद्र जी, बाय 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 बाय। थैंक यू बेटा, जय हिंद।